हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम मिथुन राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? होप सो कि बढ़िया चल रही होगी और आपने लगभग प्रिपरेशन कर ली होगी। ये मेरा 12th अकाउंटेंसी के अलावा बिजनेस स्टडीज़ के जो मैं वन शॉट बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन्स की बात करें तो अकाउंट्स की ट्यूशन लगा लेते हैं, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ को अक्सर वो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि इट्स अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट, और डेफिनेटली है भी। लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि जिनको लर्न करने की आदत है, सीखने की आदत है, उनको दिक्कत आती है। स्पेशली जिन लोगों को रटने की आदत है उनको कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे दो वो रट लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं चीज़ों को सो दैट वो अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकें, तो इसलिए ये मेरा वन शॉट वीडियो है। यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो एमपी बोर्ड, सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जिनको लगता है कि हम लोग घर पे रहकर स्टडी करना चाहते हैं, हमें कहीं नहीं जाना है और हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हों, हमें रटने की आदत नहीं है, मगअप करने की आदत नहीं है, सीखने की आदत है। तो ये वन शॉट उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए। और यहाँ तक मैंने इससे पहले जो है 5 वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5। ये चैप्टर 6 है जो कि मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आता है स्टाफिंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टाफिंग की कि या हम इसको कह सकते हैं कि किस तरीके से स्टाफ का मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम दो चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो अभी तक जितना भी हुआ है वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ वन शॉट के नाम से डला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टाफिंग की बात करूं तो स्टाफिंग एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। मतलब जो आपका मतलब व्यक्ति से संबंधित है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से संबंधित होता है ये पार्ट। तो स्टाफिंग का मतलब है पुटिंग द राइट पर्सन, एक सही बंदे को सही जगह पर, राइट प्लेस एट राइट टाइम, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है। काम का अंदाजा लगाकर कौन से काम के लिए कौन सा बंदा चाहिए, सही समय पर सही जगह पर सही बंदे को अपॉइंट करने की इंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग का? देखो, बगैर स्टाफ के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसको एक अच्छा स्टाफ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए। तो स्ट्रक्चर फिलिंग अगर हम बात करें, इंप्रूव द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉइज, जितने जरूरी है उतने एम्प्लॉय होना जरूरी है। ड्यू टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शंस, स्पेशलाइजेशन, अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदे, ह्यूमन इंपॉर्टेंस है, एंड असिस्ट इन दी कॉम्पिटिटिंग, ठीक है, कंपीटिंग दी अदर ऑर्गेनाइजेशन। हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब उसके पास अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं। तो स्ट्रक्चर फिलिंग की बात करें तो नीड टू द फिल द जॉब पोजीशंस क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड बाय द पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। सही बंदे को सही काम पे रखना है, ठीक है, सही काम पर सही बंदे को रखना है। इंप्रूव द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉइज, अगर मैं बात करूं तो इंप्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉइज थ्रू द अप्रेजल्स एंड फेयर रेम्यूनरेशंस फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट है की टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शंस, ऑल एज ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग जॉइंस द ऑर्गेनाइजेशंस बाय स्टाफिंग फंक्शंस ओनली। सारे काम जैसे अगर ह्यूमन बीइंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उन काम को करने के लिए हमको एक स्टाफिंग फंक्शंस यानी कि प्राइमरी फंक्शंस जो मैनेजमेंट है वो करना ही पड़ेगा। उसी से सही बंदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होगा या चूज करके लाया जाएगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, जैसे टुडे द स्टाफिंग फंक्शंस इज नॉट द रूटीन जॉब बट द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने देखा है एक एचआर नाम का डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या एचआरएम भी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन इंपॉर्टेंस की बात करें तो गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन एलिमेंट्स बाय सिलेक्टिंग, अप्रेजिंग एंड ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज टू हेल्प द ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर द वेरियस जॉब्स, ठीक है। तो ह्यूमन इंपॉर्टेंस है इसमें कि ऐसा नहीं कि एक कंपीटिंग एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास एक कंपीटिंग फोर्स यानी कि एक टीम होनी चाहिए जो सही बंदे को सिलेक्ट करे, ठीक है। अगर गलत बंदे को सिलेक्ट कर लिया ना तो समझ लो कि वो आपकी कंपनी को गर्क में डाल देगा, बेड़ा गर्क कर देगा। असिस्ट इन द कॉम्पिटिटिंग बात करें तो टू ऑर्गेनाइजेशंस कैन इजीली एक्वायर same type of physical and financial resources, but the organizations with the efficient staffs can easily win over the competitors। अगर आपके पास सब कुछ है, ठीक है, दो एक जैसी कंपनियों की बात कर लेते हैं, जैसे जियो है और वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल की बात कर लेते हैं, दो कंपनीज को कंपेयर करते हैं। सेम रिसोर्सेज हो सकते हैं लेकिन फिर भी जिसका बेहतर एम्प्लॉय है, जिसके कह सकते हैं कि हार्डवर्किंग एम्प्लॉयज हैं, वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि हमें अगर compete करना है तो हमारे पास बेहतर एम्प्लॉयज का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि दोनों के पास सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है।
एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसके बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड कंपनसेशन, लास्ट में सैलरी। ये इंटायर स्टाफिंग प्रोसेस है जिसको हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई आपको बंदे कितने चाहिए, कितने बंदों की जरूरत है, ठीक है, आपको कितने बंदे चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी चाहिए। एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स according to the demands to get the right number of qualified people at the right time of through वर्क लोड एनालिसिस। किसी काम का कितना वर्कलोड है, जैसे आप सभी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, आपका स्कूल है, स्कूल में सपोज करिए कि आपको इस साल 10 एम्प्लॉइज की जरूरत है, ये हो गया वर्कलोड एनालिसिस कि 10 लोगों की जरूरत है। वर्क फोर्स एनालिसिस, किस काम का कितने बंदे, किस सब्जेक्ट के कितने बंदे चाहिए, ये हो गया वर्क फोर्स एनालिसिस या वर्कलोड एनालिसिस, ठीक है। तो वर्कलोड एनालिसिस में क्या होता है, enables टू एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। नंबर कितने चाहिए, 10, किस टाइप के चाहिए, जैसे पीजीटी चाहिए, टीजीटी चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर चाहिए, पीआरटी चाहिए, जो भी है, नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस जॉब्स। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या हो गया, डिस्क्लोजर द नंबर एंड टाइप्स अवेलेबल टू नो वेयर अंडर स्टाफ्ड, ओवर स्टाफ कहां पर है, एंड ऑप्टिमली स्टाफ्ड कहां है, कहां पर लोग कम है, कहां पर लोग ज्यादा हैं, और कहां पर जितना है उतनी की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया वर्कफोर्स एनालिसिस। रिक्रूटमेंट, अब इसके बाद आपने भाई, अब आपको पता चल गया कि आपके पास 10 लोगों की जरूरत है और किस किस सब्जेक्ट के और कौन से टीचर चाहिए, अब उनका रिक्रूटमेंट। आप मार्केट में एक न्यूज निकालोगे, एक मार्केट में न्यूज निकालोगे, वी आर हायरिंग करके, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, अब यहां पर आप सर्च करना शुरू करोगे। एंड मोटिवेटिंग द कैंडिडेट्स, अट्रैक्टिव सैलरी दिखाओगे। टू अप्लाई फॉर द जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग द इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पॉजिटिव सक्सेस, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज एंड पॉजिटिव स्टेप्स आप लोगे उसके लिए जो भी करना होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल, देयर आर टू काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट को हिंदी में भर्ती बोलते हैं। तो भाई हम लोगों ने भर्तियां निकाली है, आ जाओ हमारे यहाँ काम करने आ जाओ। इसके 2 सोर्स होते हैं, आंतरिक और बाह्य, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। अब इनके बेसिस पे फिर इसके बाद सिलेक्शन। अब हम लोगों के पास बहुत सारे, हमने 10 जॉब के लिए वैकेंसी निकाली थी, 100 लोग आ गए हमारे पास। भाई हम 100 के 100 को तो रिक्रूट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 90 लोगों को अलग अलग बेसिस पे, क्राइटेरिया पे उन्हें रिजेक्ट करेंगे और 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं चयन। सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चूजिंग फ्रॉम द अमंग द एप्लीकेंट्स ऑफ द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशंस बाय कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू द परफॉर्म द जॉब, ठीक है। ये कुर्सी जिसके लिए खाली है वो इस पर बैठेगा, ठीक है, वो बंदा जो सुटेबल होगा, कॉन्फिडेंट होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की शर्तों को मानेगा, जिसकी शर्तों को हम मानेंगे उस बंदे को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर प्लेसमेंट करेंगे, भाई कहाँ पे जॉब करोगे आप, ठीक है। जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत सारी जगह है। अगर एसबीआई की बात कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, या इंडिया में जो स्कूल की बात करें तो केवी है, केंद्रीय विद्यालय। अगर वो रिक्रूटमेंट हुआ तो बंदा कहाँ जॉब करने जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। प्लेसिंग द कैंडिडेट्स टू ऑक्यूपाई द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर विच दे हैव बीन सिलेक्टेड, जिस काम के लिए सिलेक्ट हुआ है उस जगह पर उसको प्लेस करना। ओरिएंटेशंस, इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपने स्कूल में सुना होगा, जब कोई नया बंदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसका ओरिएंटेशन होता है, सबके सामने उसे पेश किया जाता है, आइए हमारे तालियां बजाइए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हैं, बहुत ही टैलेंटेड, ब्रिलियंट। और बाद में वो अलग बात है कि फिर कुछ दिन बाद वो बेकार एम्प्लॉय बन जाता है। टू ऑल द एम्प्लॉइज एंड टेलिंग द रूल्स एंड पॉलिसीज, उसको बताए जाते हैं कि भैया कैसे काम करना है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनेबल्स रिक्रूट्स टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू द वर्क एंड एनवायरनमेंट, और ये भी ताकि वो समझ सके कि किसको रिपोर्ट करना है, किसको सर बोलना है और किसको नाम से पुकारना है, कौन उसके बराबर में होगा, कौन कलीग्स होंगे, कौन उसके सीनियर होंगे, कौन जूनियर होंगे, ये सब। परफॉर्म द परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब काम कैसा किया, ओवरऑल ये देखा जाएगा कि भाई तुमने काम कैसा किया। तो कुछ समय के बाद आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाएगा कि आपको जिस काम के लिए रखा था वो काम आप कर रहे हो, या हमने जिस जो सोचा था उससे बेहतर कर रहे हो या उससे कम कर रहे हो। वैसे एम्प्लॉयर को हमेशा यही लगता है कि कम हो रहा है ना। तो सिस्टमैटिक इवेल्युएशंस ऑफ द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस ऑन देयर जॉब ऑन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद प्रमोशंस ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप डेफिनेटली अच्छा कर रहे हो तो आपका प्रमोशन भी होगा, ठीक है। तो प्रमोशन ये भी पूरा का पूरा स्टाफिंग का ही हिस्सा है। एम्प्लॉइज शुड बी गिवन प्रमोशंस टू द हायर पोजीशंस अकॉर्डिंग टू बोथ एबिलिटी एंड सीनियरिटी बेसिस पे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नॉर्मली सीनियरिटी चलती है और प्राइवेट में एबिलिटी चलती है।
ठीक है। फिर कंपनसेशन, एम्प्लॉइज रिसीव द एक्सचेंज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नॉन मॉनेटरी लाइक घर वगैरह हो सकता है रहने के लिए, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हो सकती है, और मॉनेटरी का मतलब है भाई आपके लिए बोनस हो सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले, इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस को, रिक्रूटमेंट को, या जो भी हमारे स्टाफिंग प्रोसेस है, इसमें सबसे दो ही चीजों को हम डिटेल में देखेंगे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बोला, भर्ती, सही बंदे को ढूंढना और ढूंढ कर कंपनी तक लाना। अभी देखो हमारी कंपनी में खाली कोई नहीं बैठा, हमें उस बंदे को ढूंढना है, आंखें ढूंढ रही है उस बंदे को कि यार वो बंदा कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकालेंगे जो भी है, फिर वो आके हमारे यहाँ अप्लाई करेगा वगैरह वगैरह, और सही बंदे को यहाँ पर लाने, यहाँ तक चलकर ये बंदा जब यहाँ तक चलकर यहाँ आएगा ना, इस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट का काम कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड मोटिवेटिंग द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब, वो एटलीस्ट हमारे यहाँ अप्लाई करे इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग द इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इंटरनल सोर्स क्या होता है हमारी, मैं इसको सिंपली बोलूं तो भैया देखो, एक तो नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रमोशन, या तो डिमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या फिर एक्स एम्प्लॉइज। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप इंटरनल सोर्स होते हैं। ठीक है, किसी टॉप पोजीशन पर बंदे की जरूरत पड़ दी थी, तो नीचे ज्यादा थे तो नीचे से एक बंदे को प्रमोट करके ऊपर भेज दिया, ऊपर ज्यादा हो गए थे तो डिमोशन कर दिया, एक जगह पे ज्यादा हो गए थे तो ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये सब तरीके होते हैं। और एक्सटर्नल में तो बहुत सारे तरीके हैं, जितने भी तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, जितने भी तरीके से एम्प्लॉइज को सिलेक्ट किया जाता है, चाहे वो कॉलेज से किया जाए, कैंपस से किया जाए, कॉलेज कैंपस सिलेक्शन, या न्यूज़पेपर के थ्रू किया जाए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू किया जाए, या कुछ लेबर एजेंसीज होती हैं जिनके पास एम्प्लॉइज का डेटा होता है, ठीक है, तो उनसे या कॉन्ट्रैक्टर से, तो ये सब है। तो ट्रांसफर, अगर मैं सबसे पहले इंटरनल सोर्स की बात करूं तो सबसे पहला होता है ट्रांसफर्स, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग जिसको कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बंदे को भेजना, सेम प्लेस सेम डेजिग्नेशन पे बंदे को भेजना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एंड डिपार्टमेंट, ऐसा भी हो सकता है वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर विदाउट अ चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। फिर क्या होता है, एक प्रमोशन होता है, नीचे से ऊपर की ओर भेजना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। ठीक है, बराबर पे भेजेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है, तो अब अगर नीचे से ऊपर की ओर बंदे को भेज रहे हो, नीचे से डेजिग्नेशन, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉयज टू हायर पोजीशन, नीचे से बंदे को ऊपर भेजा जा रहा है, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेटस एंड पे द इंप्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है, एडवांटेज ऑफ द इंटरनल सोर्स, इसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 बताए थे, प्रमोशन डिमोशन भी होता है, वो भी एक तरीका ही है भाई, ऊपर ज्यादा हो गए लोगों को तो नीचे भी भेजा जा सकता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स, अगर इंटरनल सोर्स की बात देखें तो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, आसान हो जाता है भाई, हमको पता है कि इसमें हमको बाहर से किसी इंप्लॉइज को लाना ही नहीं, जो बेहतर है, जो जिस जगह पर ज्यादा सुटेबल हो सकता है उसको भेज दिया। अवॉइड ओरिएंटेशन, किसी को नए को परिचय देने की जरूरत ही नहीं है, सेम बंदा है, पुराने ऑर्गेनाइजेशन से आया है। ठीक है, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, इसमें इंप्लॉय को मोटिवेशन मिलता है, खासकर प्रमोशन के लिए, वो और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। सस्ता भी रहता है, नए बंदे को ढूंढो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको उस पर खर्चा करो, वो जरूरत ही नहीं है। एंड रिड्यूस द इम्बैलेंसेस। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, इनको डिटेल में भी आप देख सकते हैं। मोटिवेट होगा वो, ठीक है, प्रमोशंस क्रिएट द वैकेंसी ऑफ द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, इकोनॉमिकल होता है, देयर इज अ नो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में जो खर्चा होता है वो भी नहीं होगा। सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स वर्किंग इन द एंटरप्राइज कैन बी evaluated more accurately and because they are known to the working environment of the ऑर्गेनाइजेशन, वो जानते हैं उनको कि काम कैसे होता है। एंड अवॉइड ओरिएंटेशन, उनको पहचान की कोई जरूरत नहीं, एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डू नॉट नीड द इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रिड्यूस द इम्बैलेंसेस, ट्रांसफर हेल्प्स इन शिफ्टिंग द वर्कफोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट्स टू दोस वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो इससे क्या होगा, हमारा कहीं ना कहीं इंबैलेंस खत्म हो जाएगा, जहां पे ज्यादा एम्प्लॉई है वहां से वहां भेज देंगे जहां कम एम्प्लॉई है, तो ये एक चीज हो जाएगी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे प्रमोट लेजीनेस। ठीक है, ये उन लोगों के बीच में, खासकर जब आप सीनियर बनते हो तो जूनियर के बीच में या जो भी है, ये लेजीनेस को बढ़ावा देगा। लेस चांस टू फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, वो डीमोटिवेट होता है कि यार ये तो प्रमोशन से वैकेंसियां फिल कर लेते हैं। एंड अवॉइड कॉम्पिटिशन, इससे कॉम्पिटिशन कम होता है। ठीक है, नए बंदे आते हैं तो कॉम्पिटिशन देते हैं। नैरो स्कोप होता है भाई, लिमिटेड लोगों से में से ही चूज करना है। एंड ट्रिम डाउन प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो प्रमोट्स लेजीनेस कैसे, द एम्प्लॉइज मे बिकम लेजी इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। सरकारी जॉब में ये अक्सर होता है कि हर 5 साल के बाद प्रमोशन हो गई होगा तो वो लेजी होते चले जाते हैं। खैर प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्या है,
लेस चांस ऑफ फ्रेश टैलेंट, बेचारा नया बंदा लटका ही रहेगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसीज रोक के रखती है ना, इलेक्शन के जस्ट पहले रिलीज करती हैं, क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें पता है वोट मिलेगा हमको। तो इससे क्या होता है, फ्रेश टैलेंट जो है ना वो बेचारा हताश हो रहा होता है। तो स्कोप फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस, क्योंकि इंटरनल सोर्स से फुलफिल कर लोगे, आपने प्रमोशन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो जहाँ जगह खाली थी वहां पे भी आपने भर लिया, तो इससे कहीं ना कहीं फ्रेश टैलेंट डिमोटिवेट होगा। अवॉइड कॉम्पिटिशन, द स्प्रिट ऑफ द कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉइज मे बी रिड्यूस, ठीक है। नैरो स्कोप क्या है? अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जो नया नया एंटरप्राइज है जिसके यहाँ अभी एम्प्लॉय सरप्लस है ही नहीं, उसके लिए कहीं ना कहीं नैरो स्कोप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्स, नया नया ऑर्गेनाइजेशन है तो भाई आपको तो फिर नए लोगों को ढूंढना ही पड़ेगा, आप यहाँ पे ट्रांसफर और प्रमोशन ये नहीं कर सकते। ट्रिम डाउन द प्रोडक्टिविटी, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉइज मे ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप जल्दी जल्दी ट्रांसफर करते हो तो इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है, नई जगह जाके भी नई चीज़ों में एडजस्ट होना ही पड़ता है। एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स की बात करूं तो वाइडर चॉइस, एक्सटर्नल सोर्स जहां पर हमारे पास न्यूज़पेपर है, कैंपस सिलेक्शन है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखो, वहां पर नैरो स्कोप था तो यहाँ पर वाइडर चॉइस है, वहां पर स्मॉल चॉइस थी या लिमिटेड चॉइस थी, यहाँ पर वाइडर चॉइस है। अट्रैक्ट एक्सपीरियंस पर्सनल को हम ले सकते हैं, न्यू टैलेंट को रिक्वायर कर सकते हैं, यानी उसके डिसएडवांटेजेस इसके एडवांटेज बन जाएंगे, एंड टॉप परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो वाइडर चॉइस कैसे है? व्हेन वैकेंसीज आर एडवर्टाइज वाइडली, अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम द आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई, हमारे पास बहुत सारे लोग मिलेंगे। अट्रैक्टिव एक्सपीरियंस पर्सनल, मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पीपल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। न्यू टैलेंट भी आएगा, व्हेन वैकेंसीज आर एडवर्टाइज लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई, भाई सीधी सी बात है, नए नए लोग अप्लाई कर पाएंगे तो न्यू टैलेंट को भी मौका मिलेगा। टॉप परफॉर्मेंस, एग्जिस्टिंग स्टाफ हैज टू compete with the outsider and they will work harder to show better performance, ठीक है। तो उनको भी अच्छा, मतलब उनको डर रहेगा कि नए लोग आ जाएंगे हमारी जगह पे तो वो भी अच्छे से काम करेंगे, काम चोरी कम करेंगे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, भाई एक तो लेंदी प्रोसेस है, यानी कि इंटायर जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट करना, नए बंदे को ढूंढना, प्रमोट करना, इंटरव्यू लेना, इसके बाद भी सामने वाला अगर बोले कि चला गया, नहीं करना तुम्हारी कंपनी में काम, बेकार लोग बार्गेन करते हैं, 1 लाख रुपए मांगा था, 50,000 बोल रहे हैं, चिंदी चोरी, ठीक है। तो लेंदी प्रोसेस है, हमने इतनी मुश्किल से एक बंदा ढूंढा, ढंग का बंदा मिला ही था तो सैलरी के नाम पे पक गया, दूसरा ढंग का बंदा मिला था तो बोला कि मेरे को तो सिर्फ 4 घंटे काम करना है, आप 8 घंटे के लिए बुला रहे हो, ठीक है। ऐसे अलग अलग लोग, अलग अलग एक्सक्यूज, ठीक है। एक बंदा हमारी सारी शर्तों पे मानने को तैयार हो गया, बाद में पता चला कि कुछ और प्रॉब्लम है उसके, ठीक है, जिनकी वजह से हम उसको नहीं रख सकते। तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दूसरी चीज, डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, नए टैलेंट की वजह से एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज होते हैं वो थोड़े से नाराज हो सकते हैं कि अब जी ये 4 दिन का बच्चा आ गया हमको ज्ञान देने के लिए, है ना। ऐसा होता है ना, अक्सर हमने देखने को मिला होगा कि मतलब अक्सर ऐसा होता है जब कोई नया बच्चा स्कूल में आता है, ठीक है, तो पुराने बच्चे देखते हैं कि अरे यार वो ज़्यादा थोड़ा स्मार्ट सा है, थोड़ा दिखने में ऐसा है वैसा है, पढ़ने में भी अच्छा है, तो प्रेशर बन जाता है हमारे ऊपर कि अब टीचर हमको ताने मारेगी, देखो अभी नया नया बच्चा आया, तुमसे पहले कॉपी कंप्लीट कर ली, तो वैसा ही वाला काम हुआ है ना। तो वो सारी चीज़ें, डिससेटिस्फेक्शन तो रहेगा ही एग्जिस्टिंग। तो सिलेक्शन प्रोसेस डेफिनेटली एक्सटर्नल सोर्स लेंदी प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस तो होगी, स्पेंड द एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोसेसिंग द एप्लीकेशंस, इसमें कहीं ना कहीं पैसा भी खर्च होगा। डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो मैं बता चुका हूँ कि मे गिव्स डिससेटिस्फेक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एज देयर चांस ऑफ प्रमोशन एंड रिड्यूस, ठीक है। तो पुराने एम्प्लॉइज के प्रमोशन के चांस कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। डिफरेंस दे रखा है, अगर इकोनॉमिकल की बात करूं तो एक्सटर्नल लेस इकोनॉमिकल होता है जबकि इंटरनल मोर इकोनॉमिकल होता है। कंपटीशन इंक्रीज, इसमें कंपटीशन, एक्सटर्नल में कंपटीशन बढ़ता है और इसमें कंपटीशन कम हो जाता है। स्कोप की बात करें तो इसका ज्यादा स्कोप है, इसका कम स्कोप है। फ्रेश टैलेंट ग्रेटर चांस है, यहाँ पे ज्यादा चांस है, यहाँ पे नो चांस, नए बंदे को तो ले ही नहीं रहे इंटरनल में। मोटिवेशन, रिड्यूस द मोटिवेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, इसमें रिड्यूस होता है और यहाँ पर इंप्रूव होगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का मोटिवेशन कि चलो यार अच्छा काम करेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी प्रमोशन मिलेगा क्योंकि हमसे ही काम चलाना है, ठीक है, नए बंदे को तो ला नहीं सकते। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात करें तो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, वेब पब्लिशिंग, अब ये वो तरीके हैं आजकल की जमाने में, वेब पब्लिशिंग, इंडीड है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इंटर्न साला करके है, ठीक है। तो बहुत सारे वेब पब्लिशमेंट आप कर सकते हो, न्यूज़पेपर में निकाल सकते हो।
वेबसाइट पे निकाल सकते हो, कैजुअल कॉलर्स को बुला सकते हो, एडवर्टीजमेंट एक तरीका है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से संपर्क कर सकते हो, प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं बहुत सारी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट सीधा कॉलेज में जाके इंटरव्यू ले लो, रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉइज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क कर लो, एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हो, गेट पे ही लिख दो कि भैया भर्तियां चालू है, आइए हमारे यहाँ काम कर लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिस इज प्लेस ऑन द नोटिस बोर्ड पे ही लगा दिया, फैक्ट्री के मेन गेट पे ही ना एक जो दरवाजा है, दरवाजे के पास पे ही लगा दिया, नोटिस लगा दिया कि वी आर हायरिंग, हमें एम्प्लॉय चाहिए। अनएम्प्लॉयड पीपल्स असेंबल आउटसाइड द गेट ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड सिलेक्टेड ऑन स्पॉट, यूजुअली फॉर द अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब के लिए। इकोनॉमिकल मेथड है, हमने गेट फैक्ट्री के गेट पे लगा दिया कि हर मंडे को एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट होता है वगैरह वगैरह। दूसरा कैजुअल कॉलर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कीप्स द डेटाबेस ऑफ द अनवांटेड एप्लीकेंट्स। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड एंड कैन बी स्क्रीन्ड टू फिल द वैकेंसीज एज दे अराइज, एंड इकोनॉमिकल मेथड है ये भी, कैजुअल कॉलर को बुला लेना। एडवर्टीजमेंट बाइडर चॉइस है, रिक्वायर्ड द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब कैन बी गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। हमने विज्ञापन में निकाल दिया कि भैया किस किस जॉब के लिए कितने बंदे चाहिए, सो दैट लोग जो होंगे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, पढ़कर आ जाएंगे विज्ञापन देखकर। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आजकल जैसे तुमने कभी देखा होगा किसी शहर में आप किसी चौराहे पे खड़े होते हो, छोटी छोटी पर्चियां बांट देते हैं, वर्क फ्रॉम होम फलाना ढिमका, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है इस टाइप के, है ना, वो दूसरों को काम दे रहे हैं जिनके पास खुद के पास काम नहीं है, तो वो एडवर्टीजमेंट से आते हैं। नेक्स्ट होता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विसेज, collect biodata of the large number of the candidates and recommendation suitable names to their clients and charge free fee for their services। जैसे इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट है, ठीक है, फ्री जॉब है, freejob.com, naukri.com और shine.com। ठीक है, कुछ फ्रॉड भी होते हैं इनके नाम पे, है ना, तो बी केयरफुल, कभी आपको इनसे पाला पड़ सकता है, मेरे साथ खुद हो चुका है एक बार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि ये कुछ एजेंसियां होती हैं जिनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, ये एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करती हैं कि आप हमारे पास आइए, और जिनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, हमारे पास अपना रिज्यूमे सबमिट कर दीजिए, हम आपको बताएंगे कहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो मिलती हैं, कुछ लोगों को इनसे जॉब भी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी है, गवर्नमेंट रन करती है, रन बाय द गवर्नमेंट्स, आर रिगार्डेड फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स होती हैं। कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसीज टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, एंड इकोनॉमिकल मेथड होता है, ये भी एक तरीका है। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, सीधा कॉलेज में जाकर रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, आजकल जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं उनको कॉलेज से उठा लेते हैं, फ्रेश टैलेंट को, प्रोफेशनल एंड मैनेजरल जॉब के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द यूनिवर्सिटीज एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल। भाई सीधी सी बात है, बंदे ने अभी अभी कोडिंग सीखी है, अभी अभी मैनेजमेंट स्किल सीखी है, और बंदे को वहीं से उठा लो, तो कहीं ना कहीं वो, हम उसको अगर पहले पहुंच गए हम उस तक, टैलेंटेड बंदे तक, तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। और सीधी सी बात है, हमें पता है ना कि वहां पे वो ट्रेनिंग ले रहा है, आगे नौकर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, तो वहीं पकड़ लेते हैं उसको। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स को छोड़ देते हैं, नहीं करना हमें, खुद का काम करना है, तो वो ये सब चीज़ हो गई। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के रिकमेंडेशन, यार अपने फ्रेंड्स के नंबर दो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉल सेंटर वगैरह में, छोटी जॉब में ऐसा अक्सर होता है, जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपके 5 दोस्तों के भी नंबर मांगे जाते हैं आपसे, तो उनको कॉल करवा लिया, या आपसे बोल दिया कि भैया आपका कोई पहचान वाला हो, अपना दोस्त हो, तो ले आओ, हम उसको बढ़िया सैलरी देंगे। तो एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉइज और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सच एप्लीकेंट्स आर रिलायबल एम्प्लॉइज बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज सुटेबली नोन, एंड इकोनॉमिकल मेथड होता है ये। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से भी आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है, कैजुअल लेबर अगर आपको चाहिए तो क्लोज कॉन्टैक्ट विद कॉन्ट्रैक्टर, जो आपके पास अगर टेम्परेरी लेबर की शॉर्टेज है तो वो फुलफिल करा देता है, लेकिन नॉर्मली ये अनस्किल्ड लेबर को प्रोवाइड कराते हैं। वेब पब्लिशिंग भी एक तरीका, इंटरनेट पे आप जॉब के लिए निकाल सकते हो कोई भी एडवर्टाइजमेंट। एंड नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टाफिंग, सिलेक्शन। ठीक है, तो पहले तो हमने देखा रिक्रूटमेंट, अब इसके बाद भाई अब बंदा आ गया हमारी जॉब में, हमारे पास जॉब करने के लिए, अब उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन का मतलब है उसको चूज करना। हम बहुत सारे लोग आ गए हमारे पास, जरूरत से ज्यादा 10 लोगों की जरूरत थी, 10 की जरूरत थी, 100 आ गए। अब 100 में से भाई 90 को क्या करना है, हटाना है, ठीक है, एलिमिनेट करना है। तो इन 90 को हटाने का जो तरीका है ना, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। ठीक है, तो ये पूरा इंटायर, ये नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, याद रखना, क्योंकि जब एक बंदा अप्लाई करने आता है रिक्रूटमेंट के थ्रू, तो वो ये सोच के आता है कि यार चलो जॉब मिलने वाली मुझे, लेकिन जब वो घर जाता है बुरा सा चेहरा लेकर, नहीं मिली मुझे जॉब, तो सिलेक्शन की वजह से वो उसको निराशा मिलती है। दैट्स वाई इसको नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। तो चूजिंग फ्रॉम द अमंग द एप्लीकेशन ऑफ मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशंस by comparing and evaluating candidates
क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। ठीक है, हम ये सब चीजें देखकर सिलेक्ट करते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही बंदा हमारे पास आएगा सबसे पहले तो भाई प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी उसकी। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हमने मांगी वो तुम्हारे पास है कि नहीं, पता चल रहा है तुम लास्ट में जाके ये सब चीजें चेक की तो फिर पता चल रहा है जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो बिजी लोग बैठे उनका टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो वहीं पे देख लिया। फिर आपका एक टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर रेफरेंस बैकग्राउंड चेक अगर आपने किसी का दिया होगा, फिर सिलेक्शन डिसीजंस कि भैया रखें या नहीं रखें। ठीक है, फिर अगर हमने रख लिया तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर जॉब ऑफर होगी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज द होल एंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इनसे गुजरना पड़ता है। मे बी कुछ पॉइंट इनमें कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि देर आर एनी 4 प्रोसेसेस बताइए, 4 पॉइंट्स लिखिए। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक, यहाँ तक आपको याद रखना है। वैसे तो पूरा का पूरा याद रखना है। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होती है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड द कैंडिडेट्स नॉट फुलफिलिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड फर्दर एंड ड्रॉप। ठीक है, अगर हो सकता है हमने बोला होगी एटलीस्ट ग्रेजुएट चाहिए लेकिन बंदा भी अंडर ग्रेजुएट है तो वहीं से उसको वापस कर देंगे। सिलेक्शन टेस्ट होगा टू मेजर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। वेरियस टेस्ट आर इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है, indicators of the person's learning ability और the ability to make the decisions and judgment, इसलिए उसका इंटेलिजेंट टेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स फॉर द लर्निंग न्यू स्किल्स, ये सब हो गया। इसके बाद ट्रेड टेस्ट हो सकता है, प्रोवाइड क्लूज टू द पर्सन्स इमोशंस, हर रिएक्शंस, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम एक्स्ट्रा के लिए उसका ट्रेड टेस्ट हो सकता है। पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है, मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल, भाई पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट टेस्ट हो सकता है, काम करने में इंटरेस्ट रखता भी है कि नहीं रखता है। नो द इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन इन दी जॉब, पता चल रहा है बस मैं तो आ गया, घर वालों ने धक्के मार के भेजा दिया, बोले जाओ नौकरी करो, तुम, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं इस जॉब में। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, फिर उसके मानसिक विचार जाने जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तर्क शक्ति वाले। तो इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशंस टू इवेल्युएट द एप्लीकेंट्स सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, एंड इंटरव्यू आस्क जॉब रिलेटेड एंड अदर जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सामने वाले की मन समझने के लिए। ठीक है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं तो इसकी पहचान से आया हूँ, उसकी पहचान से आया हूँ, तो ऐसा ना हो कि वो झूठ बोल रहा हो। तो एम्प्लॉइज आस्क नेम्स, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ द रेफरेंस, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, टीचर्स एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के बारे में पूछा जा सकता है। वेरीफाइंग द गेनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन एन एप्लीकेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये रेफरेंस चेक हो गया। फिर सिलेक्शन डिसीजन, द फाइनल डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक कर लिया उसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन द फीडबैक प्रोवाइडेड एंड बाय कंसर्न मैनेजर। ठीक है, इन सब के फाइनली मतलब ये डिसीजन इन बेसिस पर लिया जाएगा कि इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया, रेफरेंस चेक करने से क्या निकला, जो भी है फीडबैक प्रोवाइड हुआ, मैनेजर ने फाइनली क्या बोला। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, कहीं उसको कोई क्रिटिकल डिसीज तो नहीं है जो फैलने वाली बीमारी हो, कुछ ऐसी बीमारी जो सब में फैल जाए। ठीक है, कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इन सर्टेन जॉब्स कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिजिकली फिट एंड आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे जॉब होती है, जैसे आर्मी की जॉब होती है तो मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है जॉब के पहले। ठीक है, जॉब ऑफर मिलेगा आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद। एप्लीकेंट्स हु पास ऑल द टेस्ट इज गिवन लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसको इश्यू कर दिया जाता है, एंड कंटेन्स अ डेट टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी, एक डेट बता दी जाती है, इस डेट को आ जाइए आप सामने। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंटेन्स 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, attestation forms contains the essentials details about the candidate for future use, and contract of employment includes job title and duty क्या होगी, आपकी responsibility क्या होगी, allowances क्या होंगे, hours of work क्या होंगे, terminations of employment etc and all policies इसमें सब include होती है। इसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब जब एम्प्लॉय हमारे यहाँ आ जाता है तो भाई सीधी सी बात है, ट्रेनिंग उसको देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो हो सकता है हमारे जैसे कॉलेज में जो बंदा काम कर रहा है उसने हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग कोडिंग थोड़ी ना सीखी होगी, हमारी कंपनी का मैनेजमेंट थोड़ी ना सीखा होगा, तो हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट में ढलने के लिए उसे ट्रेनिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तो ट्रेनिंग स्टार्टिंग में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाती है, डेवलपमेंट ऑन द जॉब, जब बंदा पुराना हो या नया सबका बीच बीच में जो भी अपडेट्स आते हैं उसको डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ओके तो चलिए, ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो रेफर्स टू द प्रोसेस, ये एक एंटायर प्रोसेस है जिसमें आपको क्या सिखाया जाता है, डिजाइन टू मेंटेन एंड इंप्रूव करंट जॉब पोजीशन। ठीक है, करंट जॉब पोजीशन को मेंटेन करना, डिजाइन करना या इंप्रूव करने के लिए आपको सिखाया जाता है स्किल। डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइन टू डेवलप नेसेसरी स्किल्स फॉर फ्यूचर वर्क एक्टिविटीज के लिए
आपको सिखाया जा रहा होता है। ठीक है, तो अगर दोनों के बीच में हम अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस है ट्रेनिंग में? ऑब्जेक्टिव इम्पार्ट्स टेक्निकल स्किल्स, जबकि डेवलपमेंट टीच टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। लेवल इन्वॉल्व क्या होता है? नॉन मैनेजरल होती है, पर्सनल, फ्लोर एंड ऑपरेटिव लेवल की होती है, जबकि ये फॉर टॉप मैनेजमेंट के लिए होती है। ठीक है, डेप्थ ऑफ नॉलेज की बात करें तो डेवलप्स स्किल्स ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द पर्सनल, जो आपके पास है नॉलेज उसी को बस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको सिखाना है। डेवलप्स हिडन स्किल्स, जो आप में नहीं है वो टैलेंट बाहर निकाल के, या जो आपको जरूरी है लेकिन आपके पास छिपा हुआ टैलेंट है बस निकाल के बाहर लाना है, उनके लिए उसको डेवलपमेंट कहते हैं। एक्सटेंट ऑफ टाइम की बात करें तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन जिंदगी भर चलता रहेगा आपका विकास, सतत विकास कहते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चलता रहेगा। ठीक है, स्कोप हैज लिमिटेड स्कोप है, ट्रेनिंग स्टार्टिंग में होती है, जबकि वाइडर स्कोप विद द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो ये चलने वाला काम है, लॉन्ग टर्म चलने वाला काम है। ठीक है ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग, तो इससे क्या होता है? रिड्यूस वेस्टेज। इससे हमारा वेस्टेज यानी कि जो हमारा फालतू जो चीजें होती हैं, मतलब सामान फेंक जाना, रॉ मटेरियल बर्बाद हो जाना, ठीक है, तो वो कम होगा। ओरिएंटेशन रिड्यूस, इससे मतलब हमें बार बार ओरिएंटेशन नहीं कराना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ेगा। अडप्टेशंस बिकम इजी, आसान हो जाएगा ट्रेनिंग से। मोटिवेशंस टू एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन मिलता है कि ट्रेनिंग से अब वो गलतियां कम करेगा तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एंड रियलिस्टिक एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिड्यूस द वेस्टेज, जैसे हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक लर्निंग इज ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, बर्बाद नहीं होगी चीजें। एंड रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। ओरिएंटेशन की बात करें तो इंडक्शन ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू नो द वर्किंग कंडीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो समझ जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, मतलब किस कंडीशन में काम करना है, किन चीजों को फुलफिल करना है। अडॉप्शन की बात करें तो इजीली अडॉप्ट कर लेगा ट्रेनिंग से। हेल्प्स एडजस्ट विद द फास्ट चेंजिंग टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट बाय लर्निंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मोटिवेशन इंक्रीज एम्प्लॉइज मोरल एंड रिड्यूस absenteeism एंड एम्प्लॉइज टर्नओवर रेशियो रिड्यूस होगा, एम्प्लॉइज टर्नओवर रेशियोज कम होगा। कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जब मोटिवेट रहता है तो काम पे जाने, कहते हैं ना कि काम ऐसा हो कि काम पे जाने का मन करे, तो वो वाली चीज है। एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लोडिंग लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, आप बंदे को जब ट्रेनिंग दे दोगे तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी, क्वालिटी और प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, रियलिस्टिक एप्लीकेशंस की बात करें तो एम्प्लॉइज अप्लाई थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल यूज, स्पेशली इन केस ऑफ न्यू एम्प्लॉय। तो वहां पर कई बार ऐसा होता है ना, हमने तो कॉलेज में सिर्फ थियरी थियरी पढ़ी होती है, रियल लाइफ में आपको जब कॉलेज में जब आप कॉलेज से निकलोगे, जब कंपनी में पहुंचोगे तब पता चलेगा और कौन कौन से काम करने पड़ जाते हैं। एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज, स्किल्स एंड नॉलेज इंप्रूव होगा, एक्सीडेंट रिड्यूस होंगे, मोर अर्निंग एंड एम्प्लॉइज मॉरल भी अप होगा। ठीक है, मॉरल एम्प्लॉइज अप होगा, बढ़ेगा कहीं ना कहीं से। भाई सीधी सी बात है, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, जो चीज़ आप कॉलेज में नहीं सीख पाए, रियल लाइफ के अप्रोच वो आपको देखने को मिलेगी। एक्सीडेंट यानी कि जो जो घटनाएं आपके साथ घटती हैं वो नहीं घटेंगी, और कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अच्छे से सीख के ज़्यादा जल्दी अर्न करोगे, प्रमोशन मिलेंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये हमने देखा। मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग किस तरीके से देखने को मिलती है? एक तो होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या प्रोग्राम्स, वेस्टिबल ट्रेनिंग होती है, वेस्टिबल ट्रेनिंग लैब में होती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, ये सब तरीके हैं। तो सब वन बाय वन हम देखते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ऑन जॉब मेथड होता है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर जाके, जैसे एक कॉमर्स स्टूडेंट क्या करता है, सीए के पास में क्या करता है जाके, तुमने सुना होगा ना, सीए कर रहे होते हैं 3 साल की ट्रेनिंग, वही एक प्रकार की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल मेथड्स वेयर द ट्रेनी इज प्लेस अंडर द एक्सपीरियंस सुपरवाइजर। ठीक है, एक सीए इज अ एक्सपीरियंस बंदा, जहां पर जाके आप सीखते हो कि भाई ऑडिटिंग कैसी होती है, अकाउंटिंग कैसी होती है, फॉर अ एग्रीड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। दूसरी चीज एडवांटेज क्या होते हैं? ट्रेनी लर्न इंपॉर्टेंट स्किल्स विच आर हाई डिमांड इन द मार्केट एंड कैंडिडेट मे बी पेड, पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है, आपको कुछ ना मिले, और पार्शली पेड भी हो सकता है। सीए की जो एक इंटर्नशिप करता है, आर्टिकलशिप करता है, उसमें मुश्किल से उसको 2-2,500 रुपए मिलते हैं। इंक्लूड क्या होता है, कहाँ कहाँ पर? इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर और आयरन वर्कर्स के कुछ एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे सीए का भी एग्जाम्पल आप रख सकते हो।
दूसरा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये भी कहीं ना कहीं ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जॉइंट प्रोग्राम इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट करती हैं, ठीक है। जैसे एमपी में चलता है एक इंडो जर्मन टूल रूम, ठीक है, इंडो जर्मन टूल रूम करके है, ठीक है, इंदौर में है ये। यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने कुछ कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है, वो कंपनी को आप कुछ थियोरेटिकल नॉलेज यहाँ अपने यहाँ इंडो जर्मन टूल रूम में सिखाएंगे, इसके बाद वो फैक्ट्री में भेज देंगे, ठीक है। तो मेरा भाई भी गया था एक बार, तो उसके थ्रू उन्होंने आइसर में वो एज अ सुपरवाइजर काम करके आया हुआ है। तो यहाँ पर जाके आपको क्या मिलेगा, आपको ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, थोड़े दिन के लिए थ्योरी, थोड़े दिन के लिए प्रैक्टिकल, फिर थोड़े दिन के लिए थ्योरी, थोड़े दिन का प्रैक्टिकल। तो कैंडिडेट्स वर्क फ्री टू गेन एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आईटीआई में भी ये सब चलता है। एडवांटेज क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस गेट एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स एंड नीड लेस ट्रेनिंग व्हेन दे बिगिन फुल टाइम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। जब वो सीख जाते हैं तो बाद में उनको रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया जाता है। ये कहाँ कहाँ पर देखने को, इसमें जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, लॉ हो गया, इन सब काम में इंटर्नशिप आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी सीए जैसा ही काम है, सीए के अंदर आर्टिकलशिप। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है ये भी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, provides the new employees to help in adjusting them to their new job by introductions to the businesses department and outline of the factory buildings and factory and offices, बिजनेस रूल्स एंड प्रोसीजर यहाँ पर आपको सिखा दिए जाते हैं। एडवांटेज क्या होता है, हेल्प्स इन अ न्यू एम्प्लॉइज सेटल डाउन क्विकली इनटू द जॉब एंड बिकमिंग द फेमिलियर विद द पीपल एंड द जॉब एंड द बिजनेस, ठीक है। तो ये सब नए एम्प्लॉइज को इंट्रोडक्शन करा के, इंडक्शन जो है इट्स में इंक्लूड न्यू एम्प्लॉइज, ये वाला जो मेथड है इंडक्शन ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, नए एम्प्लॉइज को जो ट्रेनिंग दी जाती है, नए एम्प्लॉइज को जाकर इंट्रोड्यूस करना। तो ये भी एक तरीका है, वो कुछ दिन में यूज टू हो जाता है और फिर इसके बाद बढ़िया बेहतरीन काम करता है, ठीक है। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है भाई, जैसे लैब वगैरह में आपको जो सिखाया जाता है। मीनिंग ट्रेनिंग इज कंडक्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क, इसीलिए इसको ऑफ द जॉब बोलते हैं, ठीक है। काम से बहुत दूर रह के आप सीखते हो ट्रेनिंग सेंटर्स में, एंड एम्प्लॉइज यूज द सेम मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट होते हैं, बट वो आपको सिर्फ, जैसे कहते हैं ना भाई, रियल में वॉर हो गई, वहीं जाके थोड़ी ना गन चलाना सिखाएंगे। तो ये वेस्टिबल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेंटर्स एक प्रकार से। एडवांटेज क्या होते हैं, रिलैक्स फ्रॉम फियर ऑफ मिस हैंडलिंग सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली मशीन्स बाय अनट्रेन्ड स्टाफ, ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट स्टाफ के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इंक्लूड किया जाता है इसमें, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स को या ट्रेन पायलट्स को, ठीक है, इन सबको काम से दूर। अब भाई आप आसमान में जाना है, ठीक है, तो वहाँ जाके ही थोड़ी ना सीखेंगे, तो वो वाला इन्वायरमेंट यहाँ पे डेवलप करना पड़ता है और वो यहाँ पर सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेस्टिबल ट्रेनिंग, यानी कि मैंने कहा ना लैब वगैरह जो इस टाइप की जो जॉब होती है वहाँ पे स्पेशली ये सिखाया जाता है। तो ये था आज का वन शॉट वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीट ट्रेनिंग डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इंटायर प्रोसेस को देखा, और एक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 12th स्टूडेंट्स, फॉर 8 मार्क्स मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर आपको 8 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, और एक अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के बीच में डिफरेंस फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट, जरूर से याद कर लीजिएगा। बाकी तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी लिस्ट मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।